हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड हिस्ट्री चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठों का क्या हुआ। उससे पहले हम जान लेते हैं कि छत्रपति संभाजी कौन है। छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज और साईबाई के सबसे बड़े पुत्र हैं तथा उनकी परवरिश जीजा माता ने की। मार्च 1689 को औरंगजेब के द्वारा अमानवीय यातनाएं देकर संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई। हत्या से पहले उनके नाखून को खींचकर उखाड़ दिया गया, उनकी जीभ काट दी गई, उनके शरीर के अंग अंग को काटा गया, उनके सर को काटकर उनके शरीर में भूसा भर दिया गया और नगाड़ों के साथ उन्हें बाहर भेजा गया, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने छत्रपति के साथ क्या किया है। हमने मराठों को कुचल दिया, लेकिन इसका परिणाम मुगल साम्राज्य को बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। ये बात औरंगजेब नहीं जानता था। हम बात कर रहे हैं संभाजी राज्य की हत्या कर दी गई है। तब मराठों की राजधानी रायगढ़ में क्या हुआ। रायगढ़ में संभाजी के 7 वर्षीय पुत्र थे जिनका नाम था साहूजी। साहूजी संभा राजे और यसुबाई के पुत्र थे और उस वक्त संभाजी राजे के भाई राजा राम का राज्याभिषेक किया गया था सन 1689 में और उन्हें अगला छत्रपति बना दिया गया। छत्रपति शिवाजी की पत्नी थी साईबाई, जिनके पुत्र थे संभाजी और संभाजी के पुत्र हुए साहूजी। वहीं छत्रपति शिवाजी की दूसरी पत्नी थी श्योराबाई और उनके पुत्र हुए राजा राम। संभाजी राज्य के मरने के बाद राजा राम को अगला छत्रपति बना दिया गया। इनका शासनकाल 11 वर्षों का रहा, सन 1689 से 1700 ईस्वी तक। लेकिन जब मार्च 1689 में संभाजी की मृत्यु हुई थी तो मराठों को कमजोर समझकर मौके का फायदा उठाकर औरंगजेब ने जुल्फिकार खां के नेतृत्व में मराठों की राजधानी रायगढ़ पर कब्जा करने के लिए सेना भेज दी। और जब मुगल सेना आए तो मुगल सेना ने बालक साहूजी और उनकी माता यसुबाई और उच्च अन्य लोगों को बंदी बना लिया। लेकिन यसुबाई के कहने पर मंत्री के सहयोग से राजा राम को सुरक्षित रायगढ़ से बाहर निकाल दिया गया। राजा राम जीवन भर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुगलों से छिपते रहे और मुगलों से संघर्ष करते रहे। लेकिन सन 1700 ईस्वी में फेफड़ों की बीमारी से उनका निधन हो गया। इसके बाद मराठा साम्राज्य में क्या हुआ, ये जानने से पहले हम देखेंगे 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद औरंगजेब के 2 पुत्र आजम और मुइज्जम दोनों भाइयों के बीच राज सिंहासन को लेकर लड़ाई छिड़ गई, जिसे जाजौ का युद्ध कहा जाता है। जाजौ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आगरा में आता है। इस लड़ाई में मुइज्जम ने आजम को पराजित कर दिया। इसके बाद मुइज्जम ने अगले मुगल काल में शासन किया, जिसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई से पहले साहूजी, जो कि औरंगजेब की कैद में थे, आजम ने उनको इसलिए रिहा कर दिया था कि साहूजी दक्षिण में जाएंगे और मराठों की सेना लेकर लड़ाई में आजम का साथ देंगे और उसे मुगल सल्तनत का शहंशाह बनाने में सहायता करेंगे। लेकिन जब साहूजी दक्षिण पहुंचे तब वहां कुछ और ही हुआ। तो क्या हुआ, चलिए जानते हैं। जैसा कि आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि छत्रपति राजा राम की 1700 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी और तब उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्ष के बेटे शिवाजी को अगला छत्रपति बनाया। दोस्तों, ये मराठा समाज के लिए संस्थापक शिवाजी महाराज शिवाजी नहीं है, ये दूसरे शिवाजी हैं जिन्हें शिवाजी द्वितीय के नाम से जाना जाता है। शिवाजी महज 4 साल के थे। उनको उनकी माता ताराबाई ने छत्रपति बनाने में स्वयं उनकी संरक्षिता बन गई थी और संरक्षिता के तौर पर शासन किया। अब देखा जाए तो शासन करने वाले शिवाजी द्वितीय के असल में शासन कौन कर रहा था, वो ताराबाई यानी कि उनकी माँ। तब जब साहूजी दक्षिण में गए यह सोच के कि अब तो वह स्वयं वहाँ राज करेंगे, लेकिन वो क्या देखते हैं, वहाँ तो ताराबाई का शासन था जो कि साहूजी की चाची हैं। तब उन्होंने ताराबाई से कहा कि अगर मेरे पिताजी की हत्या नहीं होती तो यहाँ का अगला शासक मैं होता और इतिहास के हिसाब से देखा जाए तब भी राजा का बेटा राजा होता है। मुझे औरंगजेब ने कैद कर लिया था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ, मुझे मेरा राज्य दे दीजिए। लेकिन ताराबाई ने राज्य देने से मना कर दिया और तभी उन दोनों के बीच युद्ध हुआ। सन 1707 में एक और युद्ध हुआ। दोस्तों, पहला जो हमने बताया औरंगजेब के बेटों के बीच हुआ सिंहासन को लेकर, और दूसरा युद्ध दक्षिण में सिंहासन के लिए। तो जैसा हमने बताया, ताराबाई और साहूजी के बीच युद्ध हुआ, जिसे खेड़ा का युद्ध कहा जाता है। इसमें साहूजी ने ताराबाई को पराजित कर दिया, यानी शिवाजी द्वितीय पराजित हो गए। उस वक्त शिवाजी द्वितीय 11 या 12 साल के थे और मराठों के केंद्र पर साहूजी का अधिकार हो गया, जिसे सतारा कहा जाता है। और तभी ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को लेकर कोल्हापुर चली गई। तभी से दूसरे मराठों का केंद्र हो गया कोल्हापुर।
ये खेड़ा का युद्ध दक्षिण में हुआ और मराठों में हुआ। तब आधे लोगों ने साहू जी का साथ दिया और आधों ने ताराबाई का। और साहू जी का साथ देने वाले मुख्य लोगों में से सबसे पहले नाम आता है बालाजी विश्वनाथ का। ये बालाजी विश्वनाथ वही हैं जिनके पुत्र आगे जाकर पेशवा बनेंगे। बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ कोंकण क्षेत्र चितपावन के ब्राह्मण थे। इन्होंने साहू जी का साथ दिया था। इसके अतिरिक्त बरसोजी भोसले। अब बात करते हैं ताराबाई के साथ कौन थे। धन्नाजी यादव और कान्होजी यांगड़े। लेकिन दोस्तों, बालाजी विश्वनाथ ने इस प्रकार कूटनीति का काम किया कि ताराबाई की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया और इसी रणनीति के साथ ताराबाई को पराजित कर दिया। और इसी के चलते साहू जी बालाजी विश्वनाथ से बहुत खुश हुए और उन्हें अपना सेनाकृत बना दिया। और बाद में 1713 ईस्वी में छत्रपति साहू जी के द्वारा बालाजी विश्वनाथ का नाम पेशवा नियुक्त कर दिया गया। वे 1713 से 1720 ईस्वी तक पेशवा बने रहे। क्या आपको पता है ये पेशवा शब्द क्या है? चलिए पता करते हैं। देखिए, बात करते हैं सन 1674 की, जब छत्रपति शिवाजी राजे का राज्याभिषेक किया गया। उनके राजा बनने के बाद शिवाजी ने अपने पूरे राज्य संचालन की व्यवस्था को मजबूत और भावी बनाने के लिए 8 लोगों का एक मंत्रिमंडल बनाया। उस मंत्रिमंडल का नाम रखा गया था अष्टप्रधान। इस प्रकार की व्यवस्था आजकल की सरकार द्वारा भी की जाती है, जिसमें अलग अलग विभाग में लोग अपना अपना काम देखते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि ये विभागीय व्यवस्था हमने ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश लोगों द्वारा मिली है, हमने उनसे सीखा है। लेकिन दोस्तों, एक बार हमारे मराठा इतिहास को उठाकर देखिए, ये व्यवस्था छत्रपति शिवाजी ने बहुत पहले ही कर दी थी। और अगर विक्रमादित्य का जिक्र करें तो उनके दरबार में भी 9 रत्न हुआ करते थे। खैर, हम देखते हैं कि उन्होंने 8 लोगों की ये व्यवस्था बनाई, जिसमें सचिव, अमात्य, मत प्रधान, मंत्री, सेनापति, सुमन, न्यायाधीश और पंडित राव जैसे आजकल होता है, गृह मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री वगैरह वगैरह। इन 8 लोगों में से जो सबसे बड़ा होता था उसे कहा जाता था पंत प्रधान यानी पेशवा। परंतु इन सभी पर छत्रपति ही राज करते थे। वो जब चाहे किसी को भी इन 8 पदों से मुक्त कर सकते थे और जब चाहे उन्हें नियुक्त कर सकते थे। लेकिन जब बाद में साहू जी छत्रपति बने, तब उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया यानी पंत प्रधान बनाया। लेकिन समय बीतता गया और छत्रपति के पद की शक्ति कम होती गई और पेशवा पद की बढ़ती गई। और बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उन्हीं के बेटे बाजीराव, जिन्हें बाजीराव प्रथम के नाम से जाना जाता है, वे पेशवा के पद पर नियुक्त हुए। वे 20 साल के थे और वह 1720 से 1740 तक पेशवा रहे। इनकी मृत्यु के बाद इनके जो पुत्र थे बालाजी बाजीराव, वो पेशवा बने। लेकिन बाद में सन 1749 में छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद राजाराम द्वितीय छत्रपति बने। उस समय छत्रपति और पेशवाओं के बीच एक संधि हुई थी, जिसे संगोला की संधि कहा जाता है। उस संधि के द्वारा छत्रपति की जो भी शक्तियां थी वो पेशवा को दे दी गई और अब सत्ता का केंद्र सतारा की जगह पुणे हो गया था और इस पद को राजा की तरह कर दिया, अर्थात पेशवा का बेटा ही पेशवा होगा। और अब ये सत्ता मराठा संघ में आ गई। तो जैसा कि हमने जाना, पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक पेशवा रहे। उन्होंने पूरे दक्षिण इलाके की चौथ वसूली के अधिकार ले लिए। उस समय मुगलों के शासक थे फर्रुखसियार और उन्होंने दक्कन का सूबेदार हुसैन अली को नियुक्त किया था। तब सन 1718 से 19 में हुसैन अली और बालाजी विश्वनाथ के बीच एक समझौता हुआ था और इस समझौते को रिचर्ड टेम्पल का नाम दिया गया। मराठों के लिए स्वर्ण, मतलब मराठों को जो चाहिए था वो उसे मिला और मुगलों की मजबूरी थी कि वो उन्हें देना पड़ा। मराठों ने उनसे हैदराबाद, बिरार, खानदेश और गोंडवाना, इसके इलाके जो मराठों के पास रहे वो रहेंगे। इसके अलावा हमारे जो भी लोग मुगलों ने बंदी बनाए हैं उन्हें भी रिहा करो। इन सब के बदले मराठों ने मुगलों को सालाना 10 लाख रुपए देने की बात की और साथ ही जब भी आपको सेना की जरूरत होगी, मराठों के 15,000 सेना आपके लिए तैयार होंगे। ये समझौता किया गया। लेकिन ये सब मुगलों ने क्यों किया? इसके बदले हुसैन अली की चाल थी फर्रुखसियार को, जो उस समय मुगलों का शासक था, उसे मारकर स्वयं शासक बनना चाहता था। लेकिन फर्रुखसियार हुसैन अली की सहायता से बादशाह बना था और अब फर्रुखसियार ने हुसैन अली के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। तब हुसैन अली ने चाल चली। हुसैन अली जानते थे कि मराठों के सहयोग के बिना असंभव था।
और बाद में मराठों की 15,000 सेना लेकर दिल्ली की ओर आक्रमण किया और फर्रुखसियार को मरवा दिया। दिल्ली में चारों तरफ मराठा ही मराठा थे। मराठों की सहायता से इसके अलावा मारवाड़ के शासक महाराजा अजित सिंह और भरतपुर के जाटों की सहायता से इन सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियार को मौत के घाट उतरवा दिया। सैयद बंधुओं ने अफगानों और पठानों को आदेश दिया और इन्होंने फर्रुखसियार को मुगलिया हरम से बालों से पकड़ करके घसीटा और बंदी बना लिया और ठीक उसी प्रकार मारा जैसे उसने बंदा सिंह बहादुर को मारा था। इतनी क्रूरतापूर्वक तो नहीं मारा, किंतु उसकी मौत को दर्दनाक अवश्य बनाया गया। अब मुगल साहू जी ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट के साथ समझौता संधि कर रहे थे, तो मुगल भी ये मान रहे थे कि मराठों का मुख्य केंद्र कोल्हापुर नहीं सतारा है, वो भी साहू जी को मराठों का मुख्य छत्रपति मान दे। और अब पेशवा बालाजी भट्ट के बाद जो कहानी शुरू होती है वो इनके बेटे की, यानी बालाजी भट्ट के बेटे पेशवा बाजीराव के, जो एक महान योद्धा साबित हुए। पेशवा बाजीराव ने मुल्तान से भी चौथ वसूली की थी। इन्होंने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था। इन्होंने हैदराबाद के निजाम को भी पराजित कर दिया था। बाजीराव एक महान योद्धा थे, एक गजब के लड़ाके और रणनीतिकार थे। तो ये था इतिहास संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद का। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।